प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी को थोड़ी गति दीजिए। अभी जैसा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को गति नहीं दी है। भले ही आप ये क्लास जो है पेट की चल रही हो, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें प्रत्येक एग्ज़ाम से संबंधित हैं। तो जिनको यूपीपी देना हो, दिल्ली पुलिस देना है, बिहार पुलिस देना है, उनके लिए भी तो ज़रूरी है। अगले हफ्ते से आपकी करंट की क्लास भी चलेगी। तो करना ये है कि थोड़ा-सा अपनी तैयारी को गति इसलिए दीजिए कि जब तक आप गति नहीं देंगे, तब तक जो है ना आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ना मुझे पढ़ाने में। जैसा कि मुझे देखने में ऐसा लगता है कि शिथिलता काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही अपनी तैयारी को गति देंगे। आज एक करंट का मुद्दा है, करंट का टॉपिक कह सकते हैं, जो काफ़ी चर्चित रहा। वीडियो पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ। रीज़न स्पष्ट है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक है वो है G20। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं पढ़ाते समय बताते जाऊँगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो उतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि G20 सम्मेलन 2023 भारत में हुआ, उसका क्रम कौन सा था? तो मैंने पहले ही लिख दिया है, क्रम 18वां। स्थान कह लें या मेज़बान कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। मेज़बानी का मतलब कि किसकी मेज़बानी में हुआ, किस जगह पे हुआ। स्थान का मतलब ही वही हुआ। ठीक है, तो स्थान अगर देखें तो स्थान है भारत, और भारत में अगर देखें तो इसकी मेज़बानी की जिस शहर ने वो है नई दिल्ली। ये G20 है क्या? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है इन बैठकों की कि हर साल G20 सम्मेलन की बैठक होती है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस G20 में कि इसका सम्मेलन हर साल लगभग होता ही होता है? तो अगर हम देखें तो G20 के जो सदस्य देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच पर उपस्थित होते हैं, या एक शब्द में ये कहें तो G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच है, जहां सारे देश बैठकर अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं या वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं। ठीक है, पहले करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे G20 के बारे में अन्य चीज़ों को। तो करंट के जुड़े हुए मुद्दे पर अगर आए तो पहला अपना क्वेश्चन ये है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो भारत में संपन्न हुआ, उसका क्रम कौन सा था? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या बताया, क्रम 18वां। स्थान अगर पूछे या मेज़बान पूछे तो देश पूछ रहा है तो भारत, कभी देश से पूछेगा और कभी शहर से पूछेगा। ठीक है, तो भारत, और भारत में जो शहर जिसने इसकी मेज़बानी की वो रहा नई दिल्ली। तो जैसे ही क्रम 18वां आया तो दो चीज़ें अपने आप जुड़ जाएंगी कि 2022 का कहाँ हुआ था और 2024 में कहाँ होना है। तो यहाँ हम देख लें 2024 में आगामी आयोजन, तो 2024 तो आने वाला है ना, तो आगामी आयोजन का मतलब कि अगला आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो स्थान है वो ब्राज़ील। अभी शहर इन्होंने तय नहीं किया है, या अभी इनके भीतर कन्फ्यूजन है शहर को लेकर के, तो भी ब्राज़ील मान के चलते हैं। ब्राज़ील देश क्लियर है। अब भारत ने जो मेज़बानी की उसका स्थान रहा 18वां, या क्रम रहा 18वां, और जो ब्राज़ील मेज़बानी करेगा तो उसका क्रम हो जाएगा 19वां। यानी 2022 में जो सम्मेलन हुआ उसका क्रम रहा 17वां। वो भी हमें ध्यान रख लेना है कि पूर्व आयोजन 2022 में भारत से पहले इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये क्रम रहेगा 17वां। देश इंडोनेशिया और जगह बाली। ठीक है, 15 से 16 नवंबर 2022। तो जब भी नया वाला जुड़ता है तो पुराने वाली दो तीन चीज़ें जो है कॉमन हो जाती हैं कि वहाँ से वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन बनाने वाला क्या करेगा, उसको पता है कि सबने G20 2023 भारत पढ़ा हुआ है, वो सीधा सा एक क्वेश्चन बनाएगा, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। अगर ध्यान नहीं दिया कि भारत में 18वां हुआ है और भारत से पहले इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर, जो था 17वां, तो क्वेश्चन सोच लीजिए, क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनती है कि नहीं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान में रखनी होंगी, एग्जामिनर यहीं हमारे दिमाग से खेल जाता है। तो तीन चीज़ें और इसके संदर्भ में हमको ध्यान रखनी होंगी कि 2022 में जो इंडोनेशिया में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर।
ठीक है, कोरोना चल रहा था, उसी संदर्भ में ये थीम जो है बनाई गई थी। भारत के शेरपा कौन थे उसमें, तो अमिताभ कांत भारत के शेरपा थे। 2022 के 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये 3 चीजें पिछले सम्मेलन से हमको याद रखनी होंगी। ठीक है, हर ऐसी महत्वपूर्ण बैठक जिसमें भारत मजबूती के साथ अगर उसमें प्रस्तुत है या भारत में आयोजन हो रहा है, तो पिछली बैठक भी या पिछली बैठक की कुछ चीज़ें भी वहाँ पे जीवंत हो जाएंगी। अब जैसे इसी क्वेश्चन को बदल दे और ऐसे पूछे कि भारत को G20 की अध्यक्षता इनमें से कहाँ मिली, जब भारत को G20 की अध्यक्षता इनमें से किस देश में मिली, तो एक परंपरा सी रहती है। जैसे G20 2022 इंडोनेशिया में हुआ, 23 भारत में होना था, तो जब इंडोनेशिया में ये सम्मेलन समाप्त हुआ तो उसी समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्षता प्रदान की गई और ये बता दिया गया कि किस डेट से किस डेट तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी। समझ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब आते हैं करेंट के मुद्दे पर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जितना आप भी रिपीट करके पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि भारत अध्यक्ष तो बना G20 शिखर सम्मेलन का, लेकिन इसका कार्यकाल कब से कब तक, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि इंडोनेशिया में 2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ वहीं भारत को अध्यक्षता सौंपी गई। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष रहेगा G20 का। ठीक है, G20 समूह का भारत अध्यक्ष कब से कब तक, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। तो ये तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, आयोजन स्थल और तिथि, तो आयोजन स्थल रहा भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, भारत तो सबको पता ही है, 9 से 10 सितंबर 2023। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अपना इसमें जो पॉइंट है वो है मुख्य विषय या थीम। तो 2023 G20 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था या थीम क्या थी, तो थीम के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे 2 थीम आपको मिलेगी, दोनों में से एक ही आपके प्रश्न पत्र में होगी। एक तो है एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। ठीक है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, या वसुधैव कुटुंबकम। ये दोनों हमको भारत के G20 सम्मेलन के संदर्भ में मुख्य विषय और थीम पे दिख रहा है। ठीक है, जो लोगो इन्होंने बनाया है उसके नीचे कहीं वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, कहीं एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। तो दोनों में से दोनों थीम याद रखनी है, इसलिए मैंने या करके लिख दिया है। अब वसुधैव कुटुंबकम के संदर्भ में ये ध्यान रखना है कि ये शब्द लिया कहाँ से गया, तो ये शब्द लिया गया है महाउपनिषद। ठीक है, महाउपनिषद से। तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना स्ट्रांगली बन रही है कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द जो G20 सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय था या थीम था, वो कहाँ से लिया गया है या किस ग्रंथ से लिया गया है, आंसर हो जाएगा महाउपनिषद। ठीक है, अब भारत की G20 अध्यक्षता में जो G20 का लोगो बना वो क्या है, उसके बारे में 3-4 पॉइंट देख लेते हैं मोटा मोटा। तो ये लोगो बनाया गया, इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों, तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, 3, 4, 5, 6, तो आंसर होगा 4। तिरंगा हम कहते हैं उसको, तो 3 प्रमुख रंग हैं और एक रंग भूलना नहीं है, वो गोल में जो चक्र बना हुआ नीला वाला। तो राष्ट्रीय ध्वज के रंगों केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला, इससे ये प्रेरित है लोगो, यानी कि इन्हीं 4 रंगों का प्रयोग पूरे लोगो में किया गया है। ठीक है, लोगो में राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। तो रंग तो ये 4 वाले हैं, फिर नीचे एक कमल बनाया गया है और कमल के फूल के ऊपर पृथ्वी को देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी कमल के फूल के ऊपर स्थिर है या कमल के फूल के ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर इसमें देखें, कमल के पुष्प जो कमल का फूल बना हुआ उसमें 7 पंखुड़ियाँ दिखाई गई हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा इसलिए कि G20 में जो भी देश शामिल हैं वो सारे के सारे 7 महाद्वीपों से संबंधित हैं। ठीक है, यानी कोई भी महाद्वीप छूटा नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कमल पुष्प की 7 पंखुड़ियाँ विश्व के 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व
करती हैं, और लोगो जो बना है उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत और इंडिया इस समय काफ़ी चर्चा में चल रहा है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि लोगों के नीचे क्या लिखा हुआ, क्योंकि जो पुराना लोगो बना था वहाँ पे भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ था, लेकिन अब जब ये बैठक हुई उस समय जो लोगो इन्होंने दिया वहाँ सिर्फ जो है भारत लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि लोगों के नीचे जब बैठक शुरू हुई तो वहाँ भारत लिखा हुआ था, या एक दो दिन पहले जो नया पोस्टर बना उसमें केवल भारत लिखा हुआ था, लेकिन जब भारत को ये अध्यक्षता मिली थी यानी 2022 में, उस समय जो भारत ने जो है जो लोगो जारी किया उसमें भारत और इंडिया दोनों लिखा हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान रखना है भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान, तो जैसे ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली यानी 1 दिसंबर 2022 से, तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के मुख्य बैठक यानी 9 सितंबर 2023 के बीच में भारत के विभिन्न शहरों में अनेक G20 से संबंधित बैठकें स्थापित की गई, बैठकें कराई गई। जैसे शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहीं हो रही है, कहीं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हो रही है, कहीं जो है रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है। अभी बनारस में युवाओं से संबंधित युवा 2 बैठक हुई। ठीक है, युवा 20, ठीक। तो ये जो बैठकें हुई, ये जो बता रही हैं, ये बैठकें लगातार होती रहीं, और ऐसा इनका आंकड़ा मिल रहा है कि देश के 60 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकें आयोजित की गई मुख्य आयोजन से पहले। ठीक, तो ये जो बैठकें आयोजित की गई ना, तो जिससे संबंधित होती थी अमूमन उसी से संबंधित G20 देशों के मंत्री और अन्य संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के व्यक्ति जो है शामिल होते थे। अब जो G20 भारत में हुआ, इसमें भारत ने संकल्प क्या रखा था, तो 3 संकल्प भारत ने इस बैठक के दौरान बताए, या बैठक शुरू होने के पहले। पहला संकल्प था भारत का, एक पृथ्वी के रूप में हरित पहल को बढ़ावा देना, पूरी पृथ्वी को एक मानना और पृथ्वी को हरा भरा कर देना। दूसरा इनका संकल्प था एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तीसरा संकल्प था एक बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित करना। ठीक, तो ये 3 संकल्प, ये भी ध्यान में रखना है। लास्ट में भारत के शेरपा यहाँ पे कौन थे, तो यहाँ भी अमिताभ कांत। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक है, इतना तैयार होना चाहिए हर हाल में, यहाँ से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्रम, स्थान में भारत भी दे सकता है, नई दिल्ली भी दे सकता है, भारत मंडपम भी दे सकता है, प्रगति मैदान भी दे सकता है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें एक साथ सम्मिलित रूप से याद होनी चाहिए, थीम याद होनी चाहिए, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, या वसुधैव कुटुंबकम लिया कहाँ से गया, महाउपनिषद से, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का संदर्भ इसके लोगों से, कमल का फूल, पृथ्वी याद रखना है, 7 पंखुड़ियाँ याद रखनी है, कमल के नीचे या लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ वो भी हमको याद रखना है। साथ ही साथ ये 3 संकल्प याद रखने हैं, भारत के शेरपा। अभी बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया होगा, तो भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए उनका स्वागत जब प्रधानमंत्री ने किया, तो जहाँ ये उन राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे, तो उसके बैकग्राउंड में कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसकी छवि बनी हुई थी, तस्वीर, और वहीं पे जो है इनका मेहमानों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ ये ध्यान रखना है, भारत के लिए G20 की अध्यक्षता अमृतकाल का प्रारंभ है, ऐसा कहना है भारत की सरकार का, कि भारत के लिए G20 जो अध्यक्षता है, यहीं से ये मानते हैं कि अमृतकाल का प्रारंभ भारत के लिए शुरू हो गया। अभी अमृतकाल है क्या, तो 15 अगस्त 2022 भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना है कि 15 अगस्त 2022 जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी, वहीं से अमृतकाल की शुरुआत हुई, और सरकार ने ऐसा कहा है कि 25 साल तक, यानी जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो 25 साल तक का जो समय है उसको वर्तमान सरकार ने नाम दिया है अमृतकाल। समझ में आ गया? तो 2 आंकड़े यहाँ ध्यान में रखने, एक भारत की G20 अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023, दूसरा अमृतकाल, तो अमृतकाल 15 अगस्त 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, वहाँ से 25 वर्ष, ठीक, यानी भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ, तो ये 25 वर्ष अमृतकाल मनाया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं G20 के सदस्य। तो यहाँ इस समय ध्यान रख लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्या लिखा हुआ है, G20 के सदस्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है
कि अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन को बदला जाए और ये पूछा जाए कि G20 में कितने देश शामिल हैं, तो 20 नहीं होगा, अमूमन ग्लोबल, G से ग्लोबल, तो G के आगे जितना भी नंबर लगा होता है, G7 तो 7 देश, G5 5 देश, तो G20 तो 20 देश, लेकिन यहाँ 20 सदस्य हैं और इन सदस्यों में अगर हम देखें तो 19 देश शामिल हैं और एक शामिल है यूरोपीय संघ, तो संख्या हो जाती है 20। तो ये स्थिति तब थी जब ये सम्मेलन भारत में शुरू नहीं हुआ था, यानी 8 सितंबर 2023 तक, ऐसा कह सकते हैं कि 8 सितंबर 2023 तक G20 के सदस्य देशों में 19 सदस्यों में 19 देश शामिल थे और एक संगठन शामिल था यूरोपीय संघ, और संख्या थी इसकी सदस्य संख्या 20। जो विशेष ध्यान रखना है कि जो देश शामिल हैं G20 में वो देश हैं 19 सदस्य देश, ठीक है। अगर सदस्य देश पूछे तो संख्या 19 और सदस्य पूछे तो संख्या 20, यूरोपीय संघ को ऐड कर लेंगे। लेकिन 9 तारीख को जब ये पहली G20 भारत में G20 की बैठक का जो पहला दिन था, उसी दिन एक और फैसला लिया गया और वो था कि अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल कर लिया गया। तो अभी G20 का आधिकारिक नाम G21 तो नहीं किया गया है, लेकिन अभी ये ध्यान रखना है G20 की सदस्य संख्या कितनी हो गई, अब होगी 21, ठीक है। तो 21 सदस्य हो गए जिसमें शामिल हैं 19 देश, ये नहीं बदलेगा, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ, ठीक है। तो ये दो तो पहले से शामिल थे, संख्या थी 20, इसके शामिल होने से संख्या हो गई 21। एक चीज़ और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये G20 का जब से गठन हुआ, यानी 1999 में G20 की स्थापना हुई, 2008 में ऐसा माना जाता है कि ये राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक ये प्रगति कर चुका था और 2008 में ही पहली बैठक हुई इसकी, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि 19 देश, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ 21, और पहला ऐसा अवसर है जब G20 में किसी को शामिल किया गया है, ठीक है। तो 45 देशों का समूह है अफ्रीकी संघ, वो शामिल हुआ और G20 की सदस्य संख्या होगी 21। ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन शामिल हुआ, अफ्रीकी संघ, कितने देश हैं, 19, कितने संगठन हैं या कितने संघ हैं, दो, एक है यूरोपीय संघ और दूसरा है अफ्रीकी संघ। मैं ये बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका भी कर्तव्य है कि बहुत ध्यान से इसको समझ लेना और चीज़ों को सेट कर लेना जैसा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। सदस्य अगर पूछा तो आप क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वर्तमान में G20 के कितने सदस्य हैं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 21। वर्तमान पूछ रहा है ना, तो अब तो पेपर 9 सितंबर के बाद ही होगा। तो हाँ, अगर ये पूछे कि 9 सितंबर के पहले, तो G20 में 20 सदस्य। अब इन 20 सदस्यों में कितने देश शामिल हैं, तो देशों की संख्या 19 और जो संघ हैं उनकी संख्या 2, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। समझ में आया, संख्या हो गई वर्तमान में 21। अब अगली जो बैठक होगी हो सकता है वहाँ लिखा रहे G21। अब G20 के सदस्य देशों में है कौन कौन, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। आपका काम है कि लिख लेना और ध्यान से, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना याद करेंगे, बस दिमाग में सेट रखिए कि क्या पढ़ा था। जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, और 20 नंबर पर यूरोपीय संघ, और एक जो 2023 में जुड़ा अफ्रीकी संघ, ठीक है। तो ये है सदस्य संख्या। अब भारत में जो सम्मेलन हुआ है, किसी भी देश में जो भी सम्मेलन होता है, तो वो देश अपने तरफ से अपने कुछ मित्र राष्ट्रों को भी आमंत्रित करता है मेहमान के तौर पर। तो भारत ने भी कुछ देशों को आमंत्रित किया जिनको भारत ने कहा कि अतिथि देश। G20 2023 भारत में अतिथि देश। तो भारत ने कितने देशों को अतिथि के तौर पर बुलाया, तो वो देशों की संख्या है 9, ठीक है। तो भारत के सबसे बगल में है बांग्लादेश, भारत ने सबसे पहले बांग्लादेश को निमंत्रण दिया। दूसरा है इजिप्ट, इजिप्ट अंग्रेजी में है, अगर इसको हम हिंदी में लेके आए तो ये हो जाएगा मिस्र, ठीक है। तीसरा स्पेन, चौथा मॉरिशस, पांचवा नीदरलैंड, छठवां नाइजीरिया, सातवां ओमान,
8वां सिंगापुर और 9वां संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। तो ये 9 देशों को भारत ने आमंत्रित किया अतिथि देश के रूप में। G20 के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इस बैठक में ये शामिल हुए, ठीक है। अब इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि भारत ने कुछ संगठनों को भी इसमें आमंत्रित किया। तो ऐसे संगठनों की संख्या 14 बताई गई। IMF, UN, WB, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU, AUDA, NEPA, आसियान, ISA, CDRI, ADB। अब करना ये है कि एक वीडियो बनानी पड़ेगी यहाँ से, या तो आप लिख डालिए ये 14 जो संगठन हैं, इनके नाम, इनकी स्थापना, क्योंकि आने वाले इस समय में कोई भी संगठन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतना हमने तैयार कर रखा है विश्व के संदर्भ में 14, तो यहीं से क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे। कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ अंग्रेजी, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UN, यूनाइटेड नेशन, WB, वर्ल्ड बैंक, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व व्यापार संगठन। तो ऐसे करके ये 14 हैं। अभी यहाँ सिर्फ मैंने संख्या दी है और शार्ट में लिख दिया है। एक वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं पूरा आपको दूं। अब आते हैं कि 9 सितंबर को जो पहला दिन था भारत में इस शिखर सम्मेलन का, हाँ, एक चर्चा करना मैं भूल गया कि क्या इसके पहले भारत कभी G20 की मेजबानी किया है? तो नहीं। तो भारत जो मेजबानी कर रहा है वो है प्रथम बार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने अब तक कितनी बार G20 की मेजबानी की है। आंसर अपना क्या होगा? एक बार या प्रथम बार, ठीक है। अब 9 सितंबर को सम्मेलन हुआ, तो 9 सितंबर को जो सम्मेलन की शुरुआत हुई, 9-10 2 दिन चला। तो जो मुख्य चीज़ें हो गई वो 9 ही तारीख को हो गई। 10 तारीख को भी बैठकें हुई, लेकिन कोई मुख्य चर्चा उस दिन देखने को नहीं मिलती, या बाद में जब पता चलेगी तो फिर आपको बताऊंगा। अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो इतनी है। तो 9 सितंबर को जो शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, तो इसमें जो सबसे मुख्य था वो था सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। जहाँ बैठक होगी उसी बैठक की जगह के नाम पर घोषणा पत्र जारी होता है G20 का। यानी कि भारत अध्यक्ष था तो भारत ने कुछ मुद्दे बना रखे होंगे सभी सदस्य देशों के लिए कि अगर हम इस मुद्दे पर ऐसे मिल करके काम करें तो सबका विकास होगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सब मजबूत होंगे। तो वही जो भारत ने प्रोफार्मा बनाया या जो डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे उसको नाम दिया गया दिल्ली घोषणा पत्र। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने इस घोषणा पत्र को इन सदस्य देशों के सामने रखा तो सदस्य देशों ने सहमति से इस घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया। किसी भी चर्चा, किसी भी बिंदु पर कोई बहस नहीं हुई। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र कितने बिंदु थे या कितने बिंदुओं पर आधारित था? तो ये संख्या याद रखनी है। नई दिल्ली घोषणा पत्र के 83 बिंदुओं पर निर्विरोध सहमति, ठीक। तो जितने भी सदस्य देश थे उन्होंने निर्विरोध इस दिल्ली घोषणा पत्र को अपनी सहमति दे दी, ठीक है। यहाँ फिर मैंने लिख दिया है कि अफ्रीकी यूनियन यानी अफ्रीकी संघ G20 का नया सदस्य यानी 21वां सदस्य बना, ठीक है। आगे ध्यान रखना है कि इसी सम्मेलन में भारत ने एक अलायंस यानी संगठन बनाने की घोषणा की। उसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल यानी जीवाश्म स्रोतों से निर्मित ईंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक। तो भारत ने अभी ऐसा कहा है इन सब देशों के कि हम लोग एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जिससे आने वाले समय में जो जीवाश्म ईंधनों को लेकर के, जैसे पेट्रोलियम, ये तो सीमित है ना, LPG जिस पे हम खाना बनाते हैं, ये सब सीमित है। तो अगर अभी से हमने इसके बारे में नहीं सोचा तो भविष्य के ईंधन के रूप में या तो हमको सूरज के ऊपर ही डिपेंड होना होगा या जल के ऊपर ही, ठीक है। तो ये अलायंस इसीलिए बनाया जा रहा है कि जीवाश्म स्रोतों से जो निर्मित ईंधन है उनका भंडारण या उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको नियंत्रित किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी पेट्रोल और डीजल देखने को मिल जाए। अगला जो इसमें भारत ने घोषणा की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने अमेरिका व कुछ दूसरे देशों के सहयोग से भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, ठीक है। तो भारत पश्चिम एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने की घोषणा भारत ने की है अमेरिका व कुछ और देशों के सहयोग से। अब ये है क्या?
इसके तहत भारत से यूरोप के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा। ठीक, यानी अभी जो हम सिर्फ पानी के जहाज से जा सकते हैं या एरोप्लेन से जा सकते हैं, आने वाले समय में अगर ये इस योजना ने साकार रूप ले लिया तो भारत से ट्रेन चलेगी लंदन के लिए, भारत से ट्रेन चलेगी फ्रांस के पेरिस के लिए, ठीक है, भारत से ट्रेन चलेगी स्विट्जरलैंड के लिए। तो ये योजना है इनकी। ठीक, अब ये योजना बनी क्यों? क्योंकि चाइना भी ऐसे ही एक योजना बना रहा है भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए। तो उसी संदर्भ में माना जा रहा है कि भारत ने जो ये भारत पश्चिमी एशिया यूरोप कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है वो चीन की उस योजना के काउंटर में ही, ठीक है, या कह सकते हैं प्रतिक्रिया में ही। अब अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि G20 मेहमानों के स्वागत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का विशेष आयोजन कराया। ठीक है, तो राष्ट्राध्यक्ष तो द्रौपदी मुर्मू जी ही हैं, तो इनका कर्तव्य था कि जो मेहमान हैं उनका स्वागत किया जाए। तो इस संदर्भ में उन्होंने ये ध्यान रखना, भारत मंडपम में ही रात्रि भोज या विशेष रात्रि भोज का आयोजन कराया। उतना तो ठीक है। अभी ध्यान रखना कि इस रात्रि भोज में 2 शास्त्रीय धुनें बजाई गई। उनका नाम है रावण हत्या और रुद्रवीणा। ठीक है, तो ये 2 शास्त्रीय धुनें हैं जो इस रात्रि भोज में बजाई गई। 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। ठीक है, आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और कुछ और मुद्दों को देखते हैं। तो अगला जो मुद्दा हमारा वो है कि G20 का सचिवालय कहाँ है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि G20 का कोई सचिवालय नहीं है। कोई सचिवालय नहीं तो काम कैसे होता है? तो ये काम करने के लिए G20 के भीतर ही एक विशेष तरह का एक संगठन बनाया गया जिसको नाम दिया गया है ट्रोइका। ठीक है, अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। तो अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। इन शब्दों को 2 भागों में पढ़िएगा। ठीक है, यानी कि जितने सचिवालय के काम होते हैं वो जो 3, ये ट्रोइका है क्या? तो ट्रोइका देखें तो पिछला अध्यक्ष देश, वर्तमान अध्यक्ष देश और आगामी अध्यक्ष देश। तो ये ट्रोइका में ये 3 शामिल होंगे और यही 3 G20 की सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। यही G20 की व्यवस्था है। ध्यान ये रखना है, सचिवालय जब भी पूछे तो G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रोइका जो है वही सारे कामों को करता है। तो ट्रोइका के संदर्भ में ध्यान रखना है कि ये 2023 चल रहा है ना, तो सब क्वेश्चन क्या बनेगा, ट्रोइका 2023 में कौन कौन शामिल हैं। तो पिछला 2022 में यानी 17वां कहाँ हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, इंडोनेशिया। 2023 यानी 18वां कहाँ हो रहा है? भारत। 2024 यानी 19वां G20 सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील। ठीक है, तो ये 3 है इस समय ट्रोइका के सदस्य देश। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ध्यान में रखिएगा, जोको विडोडो। जब G20 सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था तब भी राष्ट्रपति वहाँ के जोको विडोडो ही थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही G20 के संदर्भ में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में G20 सम्मेलन का नेतृत्व इंडोनेशिया में भारत का किया था। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, ठीक, इन्हें यह अध्यक्षता सौंपी गई है। अब अगर क्वेश्चन यहीं से बना सकता है कि ब्राज़ील की अध्यक्षता कब से शुरू होगी, तो सीधी सी बात है, जब भारत की ख़त्म होगी तो ब्राज़ील की शुरू होगी। भारत की ख़त्म कब हो रही है? 30 नवंबर 2023। ब्राज़ील की शुरू कब होगी? 1 दिसंबर 2023 से। ठीक है, तो बेसिक पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन ट्रोइका वाला विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा, कौन कौन शामिल रहेगा, दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि ट्रोइका में शामिल हैं पिछला अध्यक्ष देश, वर्तमान अध्यक्ष देश, आगामी अध्यक्ष देश, या पूछ सकता है संस्थापक देश, या कुछ भी बना सकता है। तो हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि ट्रोइका के तहत कौन कौन शामिल होंगे। पिछला जो सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष देश, जो वर्तमान सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष देश, जो अगला सम्मेलन होने वाला है उसका अध्यक्ष देश। ठीक है, ये 3 देश ट्रोइका में शामिल होंगे और यही तीनों मिलकर के सचिवालय के सारे कामों को कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं G20। ये G20 की स्थापना क्यों हुई, कब हुई? ठीक है, तो अगर देखें तो इसकी स्थापना के संदर्भ में 1999
1999 का वो दौर था, 96-97 के बाद, कि पूरे एशिया में आर्थिक मंदी का दौर था, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि उस समय पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था वित्तीय संकट से गुजर रही थी। तो इस संकट से निपटने के लिए सारे देशों ने एक मंच तैयार किया, और 1999 में जब ये मंच बना तो इसमें कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं था, ठीक है। तो एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए, ठीक, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था मूल तौर पे कौन देखेगा? अब प्रधानमंत्री तो हर चीज़ देख नहीं सकते, या किसी देश का कोई राष्ट्रपति हर चीज़ तो देख नहीं सकता, तो अपने आप नियुक्त करता है एक वित्त मंत्री। और हर देश का अपना एक है केंद्रीय बैंक, जिसका है एक गवर्नर, तो ये वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, ठीक है। और उसी तरह ये ध्यान रखना कि वित्त मंत्री का काम ये है कि देश का खर्चा, लेखा जोखा, कितना अधिक खर्चा हो रहा है, कहाँ से कम करना है, कैसे अर्थव्यवस्था को सही दिशा देनी है, वो काम है वित्त मंत्री का। किसके साथ मिलकर करेंगे? केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ। तो जो 1999 में जब स्थापना हुई, तो इसका उद्देश्य ऐसा यही था कि एशिया को वित्तीय संकट से उबारना, और उसके लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में, कि एक मंच प्रदान किया जाए। एशिया के जो भी देश हैं या अन्य देश जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो एक मंच पर आएँ और उनके वित्त मंत्री और उनके देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर बैठ करके ये वित्तीय संकट कैसे दूर किया जाए, इस पे चर्चा कर सकें। तो ऐसे होते होते लगभग 9 साल बीत गए। 2008 में G20 को मिला एक नया आधार, और जहां वो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संगठन था, 2008 में ये बन गया राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक का सम्मेलन। यानी कि अब G20 में या G20 की बैठकों में प्रमुख तौर पर जो भाग लेते थे, वो भाग लेते थे G20 सदस्य देशों के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या शासनाध्यक्ष। दो शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है कि राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कि कहीं राष्ट्रपति और कहीं प्रधानमंत्री। तो किन्हीं देशों में पूरी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। निहित होने का मतलब कि सारा, जैसे अपने यहाँ क्या है भारत पे, कहने को तो भारत का प्रधान राष्ट्रपति, सारी शक्तियाँ उसी में निहित होती हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। अमेरिका में क्या ऐसा है? अमेरिका में राष्ट्रपति ही प्रधान है और वास्तविक शक्तियाँ भी उसी के पास है। तो इसलिए यहाँ पे दो शब्द यूज किया गया, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। तो भारत के लिए प्रधानमंत्री क्या हुए? शासनाध्यक्ष हुए, ठीक है। भारत के लिए राष्ट्राध्यक्ष अगर बात होती तो राष्ट्रपति जी हो जाती हैं द्रौपदी मुर्मू। तो 2008 में G20 का स्वरूप बदला, और ये मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के सम्मेलन से ऊपर उठकर राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर तक का सम्मेलन बन गया, और पूर्ण आकार इसको मिला 2009 में, जब ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया, ठीक है। तो 2009 में G20 को मान लिया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक प्रमुख मंच है। हर देश यहाँ पर आएँ, अपनी अपनी बात रखें, और पूरे सिर्फ अपना नहीं, सबका विकास कैसे किया जा सके, इस मामले पर अपनी अपनी राय रखनी। जैसे भारत ने भी अपने संकल्प में इस बार क्या कहा कि एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तो ये जो भारत का संकल्प इसमें जुड़ा, ये इसी उद्देश्य को दर्शाता है। अब G20 की पहली बैठक कब हुई या पहला सम्मेलन कब हुआ? तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि ये G20 का जो पहला सम्मेलन हो रहा है, वो हम डेट यही देंगे 14-15 नवंबर 2008, और जगह है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका या USA, ठीक है। ये पहला सम्मेलन है, यहीं से व्यवस्था शुरुआत हुई 2008 से और आज तक चलती आ रही है, ठीक है। अब 3 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वर्तमान में G20 समूह की, नोट करके ये 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी कि G20 में जितने भी सदस्य देश शामिल हैं या जो संगठन शामिल हैं, 2 संगठन अब हो गए, पहले एक ही संगठन था, जो वो संगठन जो शामिल हैं वो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी हिस्सेदारी करते हैं या कितनी भागीदारी है उनकी। तो G20 के जो सदस्य देश हैं पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में देखें तो 85% की भागीदारी इनकी होती है। वैसे ही वैश्विक व्यापार के संदर्भ में देखें तो वैश्विक व्यापार के संदर्भ में देखें तो G20 के देश पूरे वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक व्यापार अपने पास रखते हैं, ठीक है। आबादी के हिसाब से देखें तो विश्व की लगभग 2/3 आबादी, 2/3
2/3 आबादी इन्हीं G20 देशों में ही हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और मैं बताना चाह रहा हूँ कि G20 2023 में भारत में हुआ, इतना तो पता ही सबको। G20 2023 में अगर देखा जाए तो G20 के सदस्य प्लस 9 अतिथि देश प्लस 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भागीदारी की। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। G20 2023 जो भी भारत में हुआ उसमें G20 के सदस्य देश तो थे ही, साथ ही साथ 9 अतिथि देश थे और साथ ही साथ 14 जो नाम अभी मैंने अंग्रेजी में आपको बताया, 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें अपनी पूर्ण भागीदारी की। इस वीडियो को रखेंगे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि जब मैंने चंद्रयान बनाया था तो आप लोग पूरा वीडियो शायद ही कुछ लोगों ने देखा हो, बाकी लोगों को लगा होगा कि ये तो बहुत लंबा हो गया। लेकिन ये ध्यान रख लेना, जैसे आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा और समस्या आपकी वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो आप हैं पेशेंट और मैं हूँ डॉक्टर इस समय, तो जितनी दवा दी जाए टाइम से उतनी दवा लेते जाइए, बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि अभी G20 पे एक वीडियो मैं और आपको दूंगा जिसमें कुछ विशेष और रोचक जानकारियाँ होंगी। जैसे एक नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई G20 के सम्मेलन के पहले। यहाँ मैंने इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि सब एक साथ अगर हो जाता है ना तो आपको भी समझने में दिक्कत होती है, तो मैंने इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाने का निर्णय लिया है। और जब सेकंड पार्ट अपना बनेगा तो उसमें कुछ रोचक जानकारियाँ और कुछ अन्य जानकारियाँ वो उसमें शामिल होंगी। तो ये जो वीडियो बन रहा है G20 वाला, ये सबके लिए है, पेट वाले भी देखेंगे और अन्य जो भी एग्ज़ाम किसी को भी देना है, चाहे यूपीपी देना हो, चाहे दिल्ली पुलिस देना हो, चाहे बिहार पुलिस देना हो, इसके अलावा जो समीक्षा अधिकारी आगे देना चाहेंगे वो, और उसके अलावा PCS IAS जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो भारत का, उन सब में ये समान रूप से काम आएगा। क्वेश्चन इसी के भीतर से ही बनेंगे। इसे और अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन समस्या ये है कि आपको वहाँ तक नहीं पहुँचना है। ठीक है, या वहाँ तक वो क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं पहुँचेंगे। अब आपको करना ये है कि इसकी भी एक अच्छी सी नोट्स अपने पास बना के रख लेनी है। 1 साल चलना है, जब तक तो ब्राज़ील वाला हो नहीं जाता। भारत में पहली बार हुआ है तो क्वेश्चन बार बार बनेंगे। ठीक है, तो जैसा समझाया, तो जैसे तरीका मैंने बता रखा है कि पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पूरा लिख डालिए, लिखने के बाद वीडियो को लगाइए और जहाँ आपने लिखा है सुनते जाइए और उसको देखते जाइए। तो इससे होगा क्या कि 2 बार में पूरा मामला एकदम हो जाएगा क्लियर, आधी चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी सेट। तो अभी बहुत समय है, तो अभी आप जल्दी जल्दी जग जाइए। अभी जो सो रहे हैं, जो शिथिल हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हर पेपर अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस पेपर की शिथिलता 1 साल आपको UPSSC से बाहर रखेगी। ठीक है, ऐसे अभी तो केंद्र सरकार ने भी योजना बना रखी है कि समूह ग और ख के पदों के लिए आपको एक और ऐसा ही टेस्ट देना होगा, लेकिन उसकी मान्यता 3 साल होगी। तो यहाँ तैयारी अभी से बना के रखिए। ठीक है, तो सरकार जैसे चल रही है उसी ढर्रे पे चलिए और अपना स्तर थोड़ा सा बढ़ाइए। खाली बेसिक चीज़ों से अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझ रहे होंगे और आप अपने भीतर परिवर्तन लाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, कभी शेयर भी कर दिया करिए, कभी कमेंट भी कर दिया करिए। लगना चाहिए ना कि आप देख रहे हैं। जहाँ कोई समस्या हो वो भी लिख करके दे दिया करिए या लिख करके भेज दिया करिए। व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, जहाँ कुछ ना समझ में आ रहा हो वहाँ लिख के भेज दिया करिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी अपने चैनल से जोड़िए। हो सकता है आप इससे उतना फ़ायदा ना उठा पाएँ, हो सकता है आपका दोस्त ही उतना फ़ायदा उठा ले, तो मेरी जो ये मेहनत है ये साकार हो जाएगी। ठीक है, तो अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।